दोस्तों, आज मैं जिस केस के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ वह अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमय है। इस केस में इतने ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न आए कि पुलिस के साथ साथ पूरा भारत भी चकरा गया। दरअसल दिन था 2 अक्टूबर 2012। पुणे। एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी में जाती है और अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है शरीर में शराब की ओवरडोज और उसके शरीर में एक मर्द का दिल है। सोचिए, आपने कभी सुना है किसी लड़की के सीने में लड़के का दिल? शायद नहीं। आगे और एक बात सामने आई, उसके इंटरनल पार्ट में सीमन मिला। फिर डीएनए टेस्ट होता है उन 17 लोगों का जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई गुनहगार नहीं निकला। आखिरकार पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, फिर क्राइम ब्रांच सीबीआई को। तो आज का यह वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक रहस्य है। इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री सनम हसन मर्डर केस, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। यह पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और यह सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी सब परिवार मुंबई में रहा करता था। मुंबई में माता पिता और एक बड़ा भाई था। वैसे तो इस परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह मुंबई से पुणे आ गई। यहाँ पर रहते हुए वह अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी, साथ ही वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम था। यहाँ से वह पैसे भी कमाती थी, साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी। वह इतनी अच्छी प्लेयर थी कि उसके फ्रेंड उसको अपनी टीम में लेना चाहते थे। यानी कि सनम हसन हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश थे और वह अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे आया करते थे और अपनी बेटी के साथ अच्छा टाइम बिताते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वहाँ पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पर एल्डो के शोरूम में वह काम करती थी वहाँ पर भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि सनम बहुत ही खुले ख्याल की लड़की थी। उसका नेचर सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। सभी उससे प्यार से बात करते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब दिन आता है 2 अक्टूबर 2012 का। सनम हसन का बर्थडे था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने के लिए पुणे आते हैं और हसन के साथ पूरा दिन घूमते फिरते हैं। बर्थडे का केक काटते हैं और होटल में खाना खाते हैं। उसी दिन सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोहनीश विजय, और इसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वह पूरे दिन अपने पेरेंट्स के साथ घूमती फिरती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, और उसी रात को वह अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाता है। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोहनीश विजय ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अब यह पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की, और यहीं से कहानी करवट लेती है। ऐसी करवट जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे। यह रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012। सुबह के तकरीबन 8 बजे मोहनीश विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है जल्दी से नज़दीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम की हालत बहुत ही ख़राब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब सनम के जो पेरेंट्स हैं वह बिल्कुल शौक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जिसने अपनी सबसे प्यारी बेटी को खो दिया, जो पिछले ही दिन उनके साथ प्यारा टाइम स्पेंड कर रही थी। और फिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है। बॉडी की जांच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया। यानी कि ये तो उसने अपनी मर्जी से या फिर
किसी की जोर जबरदस्ती उसने काफ़ी शराब पी ली थी और उसी शराब की ओवरडोज के कारण हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी में कुछ सीमेन भी मिलते हैं, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ संबंध भी बनाए गए थे। लेकिन यह क्लियर नहीं था कि यह संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर जोर जबरदस्ती से, क्योंकि उसके बॉडी पर कोई जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सनम हसन के शरीर में जो दिल था वह दिल किसी मेल का था। लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकाला जाता है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से यह पाया गया कि हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि किसी मेल का है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले कोई निशान नहीं था जिससे कहा जा सके कि उसकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर पुलिस के लिए केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला था और यहाँ पर पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल थे। सबसे पहले यह मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को थाने लेकर आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। उसमें सनम के कुछ कॉलेज के दोस्त थे, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग्स थे। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती है। सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी से जो सीमेन के सैंपल मिले थे उसके डीएनए से मैच कराया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोहनीस का डीएनए उस सीमेन के सैंपल से मैच करता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर यह केस और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह था कि सनम की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला आखिर वह हार्ट किसका था। अब पुलिस मोहनीस विजय से उस रात के बारे में डिटेल से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिला दी थी। धीरे धीरे यह थोड़ी बहुत शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल गई। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम को उल्टी भी हुई थी और उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद मोहनीस ने उसे एक कमरे में सुला दिया और सुबह जब उसने कमरे में जाकर चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि सनम मर चुकी है। वह उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी। ऐसा ही समय बीतता गया और साल आता है 2014 का। सनम के पेरेंट्स के कहने के साथ ही पब्लिक प्रेशर पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है, उसका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल यह था कि आखिर सनम की बॉडी में किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन वहां पर उसके अलावा 4 और बॉडी मौजूद थे जिसका पोस्टमार्टम हुआ था। और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है, लेकिन उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने किसी भी पोस्टमार्टम को करते वक्त वीडियोग्राफी भी नहीं की थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले में कहीं न कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ है, जिससे पूरे केस की दिशा बदल गई। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया। पर असली सवाल तो अब भी वही था, मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाया। इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया 2016, जब सीबीआई के हाथ कोई ठोस लीड नहीं लगती तो वह कोर्ट से एक खास इजाज़त मांगती है सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकालने की। पर इसमें सीबीआई को बहुत ही कठिनाई आती है क्योंकि यह एक रिलीजियस मामला बन जाता है और विरोध भी होता है, पर कोर्ट इजाज़त दे देती है और फिर सनम की बॉडी कब्र से निकाली जाती है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और उसे दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जा सके।
सनम हसन के माता पिता का साफ कहना था कि उनकी बेटी बहुत ही फिट थी और ना ही उसे कोई हेल्थ इशू थी। वह एक फुटबॉल प्लेयर थी, कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी। उनका मानना था बर्थडे पार्टी में किसी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई थी, नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। यह सब एक साजिश के साथ हुआ। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है। दुश्मनी, प्यार, जलन, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिस 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया था उसकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ तक सभी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया है जो सुलझने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी यह केस पेंडिंग की लिस्ट में है। यह हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकाल पाया है। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटी या बेटा जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूरी है आप उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखें या देखें कि वह किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता बनाएं कि वह किसी भी बात को बिना डरे आपसे शेयर करें। अब यह कहानी आपने सुन ली। सवाल यह है कि आपका इस केस पर क्या नज़रिया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश है कि आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचाएं जो ना सिर्फ सच्ची हों बल्कि कुछ सिखाएं भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हाँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।